विकसित धनबाद देखना चाहते हैं। हम लोग एक ऐसा धनबाद देखना चाहते हैं जिसमें क्राइम ना हो। हम लोग एक ऐसा धनबाद देखना चाहते हैं जिसमें रहने वाले लोग सुकून से ज़िंदगी जी रहे हैं। टीचर्स के क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट एक फंडामेंटल रीजन है कि आप क्वालिटी ऑफ एजुकेशन अपने बच्चों को नहीं दे पा रहे हैं। ये समाधान नहीं हो सकता, लेकिन धनबाद को 24 घंटे बिजली उपलब्ध नहीं है। नमस्कार, मैं करण राज मेहता आज ऐसे व्यक्तित्व के साथ हूं जिन्होंने आज से करीबन 16 साल पहले धनबाद को असरफी हॉस्पिटल की सौगात दी, जो आगे जाके धनबाद का पहला NABH हॉस्पिटल बना और जिस हॉस्पिटल ने धनबाद के हेल्थ केयर में काफी सारे सुधार लाए। और इसके साथ ही साथ असरफी हॉस्पिटल झारखंड बिहार का पहला पब्लिक लिस्टेड हॉस्पिटल बना। तो आइए मिलते हैं श्री हरेंद्र सिंह सर से। सर, आपका ये जो पूरा जर्नी था असरफी हॉस्पिटल के स्टार्टिंग से लेकर अभी तक का, वो काफ़ी इंस्पायरिंग रहा। इसके पीछे क्या चुनौतियां आपने देखा, क्या आपको लगा ऐसा लाइफ एक्सपीरियंस आपका जिसकी वजह से आपने इस हॉस्पिटल की शुरुआत की, और जब ये बन के रेडी हो गया और 16 साल से लोगों की सेवा में तत्पर है, अभी आपको कैसा लगता है सर? हेल्थ केयर के क्षेत्र में धनबाद में समस्याएं हैं, ये तो हम लोगों को पहले से पता था, लेकिन ज़िंदगी में एक मोड़ आता है जब आप किसी चीज़ों के लिए आप खुद को समर्पित करते हैं। मेरे पिताजी का देहांत हार्ट अटैक से हुआ, और वो एक बड़ा कारण है कि इस फील्ड में हम लोगों ने वेंचर किया। शुरू में हम लोगों ने इसमें उतरने से पहले काफ़ी अध्ययन किया। हम लोगों की रिसर्च टीम बनाई अपनी, उन्होंने कई लोगों से मिला, वो लोग डॉक्टर से मिले, वो लोग मरीजों से मिले, और फिर जब पता चला कि यहाँ पर बहुत रिक्वायरमेंट और उपलब्ध जो रिसोर्सेस हैं उसमें काफ़ी गैप है, और इस गैप के बाद हम लोगों ने तय किया कि हम लोगों को एक बढ़िया हॉस्पिटल यहाँ बनाना है जो लोगों को बाहर जाने की आवश्यकता को कम कर सके, और उससे ज़्यादा बड़ी बात है कि लोगों की ज़िंदगियों को बचा सके जब उनको ज़रूरत हो। और आज हम लोग प्रसन्न हैं कि इस दिशा में हम लोग काफ़ी कुछ कर पाए हैं, और आज धनबाद के लोगों के लिए तो हॉस्पिटल काम कर ही रहा है। बाहर के जगहों से भी कई बार रांची से, पटना से, गया से पेशेंट आते हैं और ठीक होकर जाते हैं, तो ये एक बहुत बड़ा सुकून है। और हम लोग 2027 तक झारखंड के बेहतरीन चिकित्सा संस्थानों में हो जाएंगे, उसके लिए हमारी पूरी टीम काम कर रही है। सर, ये काफ़ी बड़ी अचीवमेंट है कि झारखंड के अलावा जितने भी नेबरिंग स्टेट्स हैं ईस्टर्न इंडिया के, वो सभी असरफी हॉस्पिटल का रुख करते हैं जब भी उन्हें क्वालिटी हेल्थ केयर की ज़रूरत हो। सर, पिछले 16 सालों से आपने असरफी को लीड किया है, एक अलग ऊंचाई तक ले गए हैं। आपका अपना खुद का व्यक्तिगत एक्सपीरियंस 50 सालों से ज़्यादा का रहा है। आपने सर इन सालों के अनुभवों में आपने क्या देखा है सर? धनबाद किस तरह से बदला है, क्या चीज़ें बेहतर हुई है, और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनमें बेहतरी की गुंजाइश है? धनबाद में बेहतरी तो बहुत सारे क्षेत्रों में हुआ है। रोड कंडीशन काफ़ी बेहतर हुए हैं, एजुकेशन में भी काफ़ी काम हुआ है, लेकिन कभी कभी जो चीज़ कचोटती है वो ये है कि धनबाद में बिजली बनाने के सारे रिसोर्सेस होते हुए धनबाद में बिजली प्रोड्यूस भी हो रहा है, लेकिन धनबाद को 24 घंटे बिजली उपलब्ध नहीं है। ये एक बहुत ही गंभीर मसला है, और इससे हर एक नागरिक, हर एक लोग, हर एक घर इस एक छोटी सी समस्या के कारण प्रभावित हैं। हम लोग जब स्कूल का टाइम है, जब खाना बनाने का समय है, जब बच्चों को पढ़ने का समय है, उस समय बिजली कट जाएगी। बिजली के आने और जाने का कोई समय नहीं है, कितने समय में जाएगी बिजली, कब आएगी बिजली। थोड़ा सा पानी शुरू होता है, उसी में बिजली चली जाती है। थोड़ा वेदर कंडीशन गड़बड़ हुआ, उसमें बिजली चली जाती है। तो बिजली एक बहुत गंभीर समस्या है, और मुझे लगता है कि जहाँ सबसे ज़्यादा काम करने की आवश्यकता है वो बिजली की समस्या है। बहुत सारे छोटे छोटे चीज़ों पर आप देखेंगे, यहीं पर हम लोग रोज़ गुजरते हैं उस रास्ते से, रानी बांध तालाब है, वहाँ पर वाटर लॉगिंग की समस्या थी। उस वाटर लॉगिंग की समस्या को सॉल्व करने के लिए वहाँ पर एक PCC कर दिया गया। अब PCC करने के चलते वो एक खुद में ही वो बांध का रूप ले लिया, और अब पानी थोड़ा जहाँ लगता था रोड पे, अब वो रोड से एक गली में पानी लगने लगा। तो ये समाधान नहीं हो सकता है। समाधान ये नहीं है। आप पैसे भी खर्च कर रहे हैं और समाधान भी ऐसा लेकर आ रहे हैं कि समाधान ना कंप्लीट है और ना उसको समाधान बोल सकते हैं। तो बहुत सारी जगहों पर, बहुत सारी चीज़ों में धनबाद में काम करने की आवश्यकता है, और धनबाद
में पोटेंशियल है कि हम लोगों को ये हक है कि हम लोग बड़े शहरों की तरह वो हर सुविधा लें। अब धनबाद एक आबादी के हिसाब से धनबाद काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रहा है और अब यहाँ पर सलूशन भी हम लोगों को उसी हिसाब से लेकर आना होगा, जिससे कि जो पैसे खर्च किए जा रहे हैं उन पैसों का प्रॉपर इस्तेमाल हो सके, जिसमें हमें काफ़ी कमी दिखती है। सो सर, रिसोर्स यूटिलाइजेशन एक मेजर प्रॉब्लम है धनबाद के लिए। इतनी बड़ी शहर होने के बाद भी अभी भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पे हमें काम करना है। आपने सर हेल्थ केयर को काफ़ी कुछ दिया है। असरफी हॉस्पिटल के साथ साथ असरफी कैंसर इंस्टीट्यूट के माध्यम से जितनी भी क्रॉनिक बीमारियां थी उनका इलाज धनबाद में अब सफलतापूर्वक हो पा रहा है। सर, अब इसके आगे क्या, लाइक व्हाट्स नेक्स्ट फॉर मिस्टर हरेंद्र सिंह एज अ पर्सन? आपने काफ़ी टाइम सर हेल्थ केयर को दिया है धनबाद में, काफ़ी चीज़ें बहुत करीब से देखी हैं सर, स्ट्रगल से लेके सक्सेस आपने सब कुछ देखा है। अब सर आगे क्या है मिस्टर हरेंद्र सिंह सर के लिए? हेल्थ केयर में भी अभी बहुत कुछ किए जाने की आवश्यकता है। अगर सच पूछे तो कैंसर हॉस्पिटल बनाने के बाद ये सवाल मैं खुद से करता रहा हूँ कि अब कैंसर हॉस्पिटल जब अपने मूल रूप में प्रोग्रेस करेगा अगले 2-3 सालों में, तब तक किन चीज़ों पर काम करना चाहिए। मुझे प्रसन्नता है कि हम लोग काफ़ी डिस्कशन कर रहे हैं, इसको आगे बढ़ा रहे हैं कि मेरा सपना है कि यहाँ पर किडनी ट्रांसप्लांट, लीवर ट्रांसप्लांट हो जाए। अभी आज असरफी हॉस्पिटल में हम लोग 800 डायलिसिस कर रहे हैं हर एक महीने और ये एक बहुत बड़ा नंबर है। किडनी के मरीजों की संख्या जिस हिसाब से बढ़ रही है, यहाँ पर शराब पीने का एक गलत हैबिट है लोगों के बीच में, जिसके चलते लीवर की समस्या है। तो लीवर ट्रांसप्लांट, लीवर एक ऐसा ऑर्गन है जो रीजनरेट कर लेता है, तो लीवर ट्रांसप्लांट के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। हम लोग बोन मैरो ट्रांसप्लांट के लिए एप्लीकेशन के अंतिम फेज में हैं। तो मुझे लगता है कि अभी भी हेल्थ केयर में बहुत कुछ किए जाने की आवश्यकता है और आने वाले दिनों में ईश्वर करेंगे तो हम लोग बहुत कुछ देखेंगे। असरफी हॉस्पिटल का पूरा टीम लगा हुआ है कि धनबाद में हेल्थ केयर के नाम से धनबाद को जाना जाए। सिर्फ कोयले के नाम से ही धनबाद को न जाने लोग, हेल्थ केयर की फैसिलिटी के बारे में भी लोग सोचकर धनबाद का नाम याद करें, ऐसा सपना है हमारा। हम लोग शिक्षा में बहुत कुछ करना चाहते हैं। शिक्षा में हम लोग, कई बार मैं टीचर से मिलता हूँ और कई बार मैं कई स्कूल के प्राध्यापक से, प्रिंसिपल से मिलता रहता हूँ और मुझे लगता है कि यहाँ पर जो एक बहुत बड़ी समस्या है कि टीचर को ट्रेन करने वाली कोई व्यवस्था नहीं है। तो मुझे कोई पूछेगा कि आप हॉस्पिटल या हेल्थ केयर को छोड़कर क्या करना चाहते हैं, तो मेरा पहला सवाल होगा कि मैं टीचर्स के लिए स्कूल खोलना चाहता हूँ। पहले टीचर्स को ठीक करने की आवश्यकता है। जब आप रैंडमली किसी स्कूल में विजिट करेंगे और वहाँ के टीचर्स से डिस्कशन करेंगे तो आपको लगता है कि टीचर्स के क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट एक फंडामेंटल रीजन है कि आप क्वालिटी ऑफ एजुकेशन अपने बच्चों को नहीं दे पा रहे हैं। आप जो भी लोग सक्षम हैं, जो भी लोग कर सकते हैं, वो आज के डेट में इधर उधर भाग रहे हैं कि हम अपने बच्चों को कहाँ पढ़ाएं। आप किसी भी महानगर में चले जाएं, नोएडा चले जाएं, दिल्ली चले जाएं, भरे पड़े लोग हैं धनबाद के जो अपने बच्चों को एक अच्छी शिक्षा देने के लिए घूम रहे हैं। तो शिक्षा के क्षेत्र में टीचर्स के ट्रेनिंग के लिए हमारा एक ड्रीम है कि हम इस पर काम करें और फ्यूचर में हम ज़रूर इस पर काम करेंगे। बिजली, जैसा मैंने बताया कि बिजली एक फंडामेंटल चीज़ है, मौलिक चीज़ है जो सभी लोगों को आवश्यकता है। और बिजली की समस्या यदि हम दूर कर पाते हैं, यदि बिजली आज कट भी रही है तो मुझे नहीं समझ में आता है कि आप उसको समय पर क्यों नहीं, शेड्यूल बनाकर क्यों नहीं कर सकते हैं। पावर की कमी हो सकती है, बट अगर पावर की 30% कमी है तो 24 घंटे में वो 30% का शेड्यूलिंग कर दीजिए। तो ये सब छोटी छोटी बातें हैं जिसका हम लोग अगर जीवन में, समाज में अगर व्यवस्था लाना चाहते हैं तो उसको तो जो अवेलेबल रिसोर्स है उस पर शुरू किया जा सकता है। उसके लिए वेट करने की आवश्यकता नहीं है कि जब हम अपने ज़रूरत के हिसाब से पूरी बिजली बना लेंगे तभी इस पर काम बढ़ सकता है। अभी तो शेड्यूलिंग सिर्फ कर देंगे तो बहुत लोग अपनी चीज़ें उस शेड्यूल में मैनेज कर सकते हैं, जो कि नहीं होता है। तो इस पर कहीं ना कहीं हमको लगता है कि इच्छा शक्ति की कमी है, जिससे लीडरशिप को सोचना चाहिए कि ये काम इम्पॉर्टेंट है और इससे लोगों को फ़र्क पड़ता है। सर, हेल्थ केयर, बिजली, रोड्स और सर इसके साथ ही साथ एजुकेशन, हमने सर सब पे बात कर ली। सर जब इतनी चीज़ें हमने डिस्कस कर ही ली है तो मुझे लगता है सर आपका एक्सपीरियंस और आपका अनुभव एक और चीज़ों पे हमें प्रॉपर गाइडेंस दे सकता है, जो कि है सर रोज़गार की समस्या। अभी के टाइम पे सर रिसेशन का माहौल है और उसके साथ ही साथ रोज़गार जो एक ऐसी चीज़ है
कि पलायन झारखंड बिहार से अभी भी नहीं रुका है, इतने सालों के बाद भी, आज़ादी के 70 साल बाद भी। आपको क्या लगता है सर कि जो आपका एक्सपीरियंस है, जो आपका विज़न है, उसके हिसाब से हम लोग रोज़गार को कैसे मैनेज कर सकते हैं धनबाद में और झारखंड में एज अ होल? मुझे लगता है कि आप जब ट्रैवल करेंगे और बाहर अमेरिका की बात कर लें, बाहर के देशों की बात करेंगे, तो जो बेसिक डिफरेंस उन लोगों में और हम में है कि हम लोग इंटरप्राइजिंग नहीं है, हमको रिस्क लेने की एबिलिटी नहीं होती है। हमको शुरू से ही ऐसा कंडीशनिंग किया जाता है कि हम लोग रिस्क नहीं लें। हम अपने बच्चों को सिखाते हैं कि भाई बड़े हो जाओ, पढ़ लो, नौकरी पकड़ लो, नहीं तो कैसे चलेगा। और ये बात आप इतनी बार अपने बच्चों को बताते हैं, अपने यूथ को बताते हैं कि वो डरने लगता है कि अगर नौकरी नहीं पकड़ेंगे तो क्या होगा। ये इस ढंग से इसको नहीं देखा जाना चाहिए। मेरे हिसाब से अगर आप अपने यंगस्टर्स को ये बताएं कि वो अपने फील्ड में, जिस फील्ड में उनको पसंद है, जिस फील्ड में काम करना उनको अच्छा लगता है, जिस फील्ड में उनका जुनून है, अगर उस फील्ड में वो आगे बढ़ें तो वो जॉब सीकर के बदले जॉब क्रिएटर बन सकते हैं। वो दूसरों को नौकरियां दे सकते हैं। नौकरी आप वैल्यू एडिशन के तौर पर देखिए कि आप कैसे सोसाइटी को वैल्यू ऐड करते हैं, कैसे सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करते हैं। आप यदि किसी समस्याओं का समाधान करते हैं तो लोग आपको आएंगे, आपसे मिलेंगे, आपके आगे हाथ बढ़ाएंगे और आपसे बोलेंगे कि इसका हमें कितना भुगतान करना पड़ेगा। तो हम लोगों को बेरोजगारी को एक डिफरेंट ढंग से देखना पड़ेगा। प्लस हम लोग को बेरोजगारी के रूट में जाना है कि हमारी क्या शिक्षा व्यवस्था है जो बेरोजगार पैदा कर रही है। आप स्किलिंग करिए। आज स्किल ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, आप जब वहाँ विजिट करेंगे तो आपको लगेगा कि वो खाना पूर्ति हो रही है। तो स्किल अगर किसी के पास है, कोई भी आप हमारे पास पिछले 15-16 सालों में मैंने 25,000 लोगों से ज़्यादा का इंटरव्यू लिया होगा और मुझे लगता है कि बहुत बेसिक चीज़ों की कमी है। लोग आज के बच्चों से मैं पूछता हूँ कि क्या भाई आप कभी सब्जी खरीदने बाज़ार में गए हैं, तो वहाँ भी कई लोग आते हैं जो ग्रेजुएट हैं, इंजीनियर हैं, वो बोलते हैं कि नहीं मैं तो कभी नहीं गया, पापा खरीदते हैं। ऐसे नहीं चलता है। अगर आप किसी को स्किल देना चाहते हैं तो उसको तो बाहर भेजना पड़ेगा, वो लोग काम करेंगे और काम ही लोगों को सिखाता है। तो बेरोजगारी को डिफरेंट ढंग से टैकल करने की आवश्यकता है। इसको बेरोजगारी को रादर राजनीतिकरण किया हुआ है और उस पर राजनीति होती है, जो कि थोड़ा डिफरेंट ढंग से अगर हम लोग इसको टैकल करेंगे तो बेरोजगारी ही आपका बून बन जाएगा। आपके पास बेरोजगारी है, इसका मतलब आपके पास यूथ पॉपुलेशन है जो काम ढूंढ रहा है। और अगर आप उनको इंटरप्राइजिंग बनाकर, अगर आप उनको मोटिवेट कर दें इस ढंग से कि वो काम ढूंढने के बजाय, मुझे नहीं लगता है कि जो लोग काम स्किल्ड हैं और जो लोग काम करना जानते हैं उनको रोजगार की कोई कमी है। मुझे तो ऐसा एग्जाम्पल बहुत कम देखने को मिलता है। तो थोड़ा वहाँ करेक्शन की आवश्यकता है और हमको लगता है कि चीज़ों को दुरुस्त किया जा सकता है। तो सर, जैसा कि आपने कहा कि भारत सबसे युवा देश है अभी पूरे विश्व का, और हमारे पास वो सारी कैपेबिलिटीज़ है कि कैसे हम लोग देश को और आगे लेके जा सके। और रियल लाइफ स्किल्स वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है कि अगर हम रियल लाइफ स्किल्स सीखेंगे, थोड़ा सा अपना इंट्यूशन को फॉलो करेंगे, जैसा स्टीव जॉब्स ने भी बोला था, फॉलो योर इंट्यूशंस बिकॉज दे समहाउ नो वेयर यू वांट टू गो। सो अगर हम लोग अपने रियल लाइफ स्किल्स गेन करेंगे, इंट्यूशंस को फॉलो करेंगे, तो रोजगार की समस्या बहुत ज़्यादा हद तक नहीं होगी। तो ये सर एक काफ़ी अच्छा विज़न था आपका जो आपने हमें गाइड किया रिगार्डिंग बेरोजगारी और अनएम्प्लॉयमेंट। सर, अभी जैसे जैसे देश बढ़ रहा है, इनकम तो हमारा इंक्रीज़ हो रहा है, हम लोग जीडीपी में इंक्रीज़ हो रहे हैं, बट जो एक असमानता है गाँव में और शहरों में, वो बढ़ते ही जा रहा है। आपको कैसे लगता है सर कि हम लोग कैसे इसको टैकल कर सकते हैं, कैसे इसको हम लोग समझ कैसे सकते हैं सर कि ये असमानता जो बढ़ रही है गाँव में और शहरों में, उसको हम लोग कैसे हैंडल कर सकते हैं? ये एक बड़ा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपने इनडायरेक्टली ये इंडिकेट किया कि शहर में और गांव में असमानता बढ़ रही है। आप खेती के प्रति लोगों का रुझान अगर आप देखेंगे तो मुझे लगता है कि हालात अच्छे नहीं हैं। खेती एक अच्छा माध्यम हो सकता है। आज जैविक खेती से जो उत्पाद हो रहा है उसका बहुत डिमांड है। आप किसी भी बड़े होटल्स में अगर जाएंगे तो बाजरे से बने हुए और मिलेट के बने हुए चीज़ों पर लोगों का आकर्षण बढ़ा है।
मुझे लगता है कि इस समानता को पाटने का दो तरीका है। एक तो खेती को हम लोगों को एज ए सोर्स ऑफ इनकम देखना पड़ेगा और यूथ को भी मोटिवेट करना पड़ेगा कि खेती को अच्छे ढंग से। मैं जानता हूँ यहाँ भी धनबाद में कुछ लोग हैं जो इंजीनियर हैं और वो खेती में अच्छा काम कर रहे हैं, तो खेती को हल्के से ना लें। और गांव में जो प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है वो उनके पास ज़मीन उपलब्ध है, तो उस ज़मीन का यूटिलाइजेशन अगर करेंगे हम, तो उस समय में जो आप दूसरा काम और समय वेस्ट कर रहे हैं उस समय आप प्रोड्यूस कर पाएंगे। एक तो ये है। दूसरा, हम लोग बहुत स्क्यूड तरीके से रहते हैं, हम लोग सब लोग शहर में ही रहना चाहते हैं, तो जब तक वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं किया जाएगा, लोगों को सुविधा संसाधन नहीं बढ़ाया जाएगा, तब तक ये जो गैप है उसको पाटने की प्रक्रिया डिलेड रहेगी। ये तो हम लोग सतत प्रक्रिया में हैं और ये काम आगे बढ़ ही रहा है, लेकिन हमको लगता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर को गाँव तक ले जाना इम्पॉर्टेंट है। और पहला चीज़ है कि गांव-गांव तक रोड बने, बिजली पहुंचे, वहाँ पर निर्बाध बिजली की उपलब्धता हो, तो लोग वहाँ भी इंडस्ट्री लगाना चाहेंगे। हम लोग धनबाद में क्यों काम करने के लिए आते हैं? क्योंकि लगता है कि यहाँ पर बिजली मिलेगी। धनबाद अगर गांव में 10 घंटा मिलेगी तो यहाँ 15 घंटा मिलती है, 20 घंटे 16 घंटे मिलती है। ये इंफ्रास्ट्रक्चर की अवेलेबिलिटी गाँव में अगर रहेगी तो हमको लगता है कि ये गैप फुलफिल होगा। श्री हरेंद्र सिंह धनबाद का एक लोकप्रिय चेहरा है। सर, आपने हेल्थ केयर के साथ ही साथ सामाजिक कार्यों में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। अभी सर पूरा का पूरा धनबाद स्वस्थ शरीर स्वस्थ समाज के पोस्टरों से, बैनरों से भरा हुआ है। और सर इसके साथ ही साथ अगले 2 महीनों में झारखंड में विधानसभा चुनाव भी होने वाला है। सो सर, क्या इसके पीछे कुछ राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं हैं या इसको सर आप कैसे एक्सप्लेन करते हैं? लोकतांत्रिक देश में कोई व्यक्ति चुनाव और राजनीति से अछूता नहीं है, बट जहाँ तक सामाजिक कार्यों की बात है वो किसी शर्तों के आधार पर नहीं है। सामाजिक कार्य करते रहे हैं, करते रहेंगे, उसके लिए चुनाव होना नहीं होना ये उसमें कोई फैक्टर नहीं है। मैटर है कि आप कैसे इम्पैक्टफुल होते हैं, आप कैसे अपने काम को आगे बढ़ाना चाहते हैं, या आप अपने काम को कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उस काम का बेनिफिट पहुंचाना चाहते हैं। स्वस्थ शरीर और स्वस्थ समाज एक व्यापक शब्द है, और जब हम स्वस्थ समाज की बात करते हैं तो उस स्वस्थ समाज में स्वस्थ शरीर के साथ साथ ये जो स्वस्थ शब्द है ये कई चीज़ों को इंडिकेट करता है और कई चीज़ों के बारे में व्याख्या करता है। मेरे विचार से हम लोगों को बहुत कुछ किए जाने की आवश्यकता है, बहुत सारे कार्यों में तेज़ी लाने की आवश्यकता है, और हम लोग कभी ऐसा मौका मिलेगा तो हम निश्चित रूप से प्रयास करेंगे। लेकिन हमारे जो सामाजिक कार्य हैं, जो हमारा विज़न है, जिस ढंग से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं शिक्षा के क्षेत्र में या हेल्थ केयर के क्षेत्र में, ये काम सतत चलने वाली प्रक्रिया है और हम लोग इसको लगातार करते रहेंगे। उससे इस चुनाव का कोई संबंध नहीं है। और मुझे लगता है कि कर्म प्रधान विश्व की रचना है, आपको अपना काम करते रहना है, और चीज़ें भविष्य के गर्भ से जैसे निकलती हैं और उस हिसाब से आपको अपने लिए आपको कार्यों के लिए, जिम्मेवारियों के लिए तैयार रहने की आवश्यकता है। अदरवाइज इसमें बहुत मीनिंग निकालने की आवश्यकता नहीं है। हम लोग 15 अगस्त और रक्षाबंधन पर शुभकामना के लिए हर जगह अपना संदेश दिए हैं, और हम लोग एक विकसित धनबाद देखना चाहते हैं। हम लोग एक ऐसा धनबाद देखना चाहते हैं जिसमें क्राइम ना हो। हम लोग एक ऐसा धनबाद देखना चाहते हैं जिसमें रहने वाले लोग सुकून से ज़िंदगी जी रहे। तो ये सपना है हमारा। विकसित धनबाद और कर्म की प्रधानता, ये है श्री हरेंद्र सिंह का विज़न धनबाद को लेकर। सो काफ़ी एक्साइटिंग ये इंटरव्यू रहा। सर का काफ़ी आउटलुक हमें मिला और क्या सोच है धनबाद को लेकर वो भी जानने को मिला। अब मैं अपने दर्शकों से ये गुजारिश करना चाहूँगा कि आप किन सब सवालों का जवाब श्री हरेंद्र सिंह से जानना चाहोगे। आपको क्या लगता है कि किन सब क्वेश्चंस का आंसर हरेंद्र सिंह के अनुभव से अच्छा मिलेगा, और धनबाद को एक नई गति के लिए आपके हिसाब से क्या सवाल है जो सर को आंसर करना चाहिए? डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। धन्यवाद।